जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो अपना सीरीज़ चलाए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन का सीटेट पेपर 2 के लिए, आज उसी सीरीज़ का अपना 11वां दिन है और आज हमने लगभग 15 से 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम लोग विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तब एक गैस ए बनती है, ठीक है, और फिर ए को जल में घोलने पर बी बनता है। ओके, तो ये हमें एक रिएक्शन दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि क्या क्या कब बनेगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं पेन थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ। हाँ, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने। इसमें बहुत बारीकी से हमें चलना पड़ेगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये पेन मैं सिलेक्ट कर लूँ। ओके ओके, हाँ, देखिए कह रहा है जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो देखिए सल्फर हो गया अपना, सल्फर की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है? जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। तो बताइए सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो ए बन गया, उसने बोला ए बनता है, ए बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं ए को जल में घोलने पर बी बनता है, तो मतलब कि एक ए की जगह क्या है? SO2। तो SO2 को किसके साथ रिएक्शन कराना है? SO2 को जल में घोलना है, प्लस कर दीजिए H2O। एक सेकेंड, तो ये पेन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, 1 मिनट मैं क्रॉस चेक करता हूँ ये पेन क्यों दिक्कत दे रही है। हाँ, H2O, ठीक है ना। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम H2O से कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, उस पर फोकस करते हैं। तो SO2 प्लस H2O जो होता है सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। देखिए क्या बन जाएगा? H2, एक सेकेंड, H2 और SO3 बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, जिसको कि बोला जाता है क्या? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है, H2SO3। तो ये क्या बन गया? बी बन गया अपना। उसने बोला कि जब SO2 जो ए वाली गैस बनी है उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो बी बनता है। तो बी क्या बन गया हमारा? H2SO4, तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अब ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा? आगे क्वेश्चन पढ़िए, एक बी बनता है, बी को बी सी लिटमस को डी कर देता है, सी लिटमस को डी कर देता है, मतलब बी जो है, बी हमारा है क्या? यहाँ पे एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। तो एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ये सिखा रखा है, अनिल, ये वर्ड याद रखना, अनिल मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता। अ से अम्ल हो गया, नी से नीला लिटमस पेपर कन्वर्ट कर देता है किसमें? लाल लिटमस पेपर में। तो हमारा यहाँ पे जो सी हो जाएगा, वहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीला, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें पूछा है कि ए बी सी डी ये क्या बने हैं क्रमशः। तो ए हमारा क्या बना है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ए कहाँ है? सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, सल्फर ऑक्साइड बना दिया है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर हो सकता है। यहाँ सल्फर ऑक्साइड है, ये भी कट गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, और बी हमारा क्या बन रहा है? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस। अगर यहाँ पे 4 होता, H2SO4 होता, तो उसे सल्फ्यूरिक बोला जाता है। यहाँ पे 3 है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरस। ठीक है ना। तो सल्फ्यूरस एसिड इसमें देखिए कहाँ पे है? बी वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। देखिए दूसरा सल्फ्यूरस लिखा है ना, सल्फ्यूरस एसिड, तो बी हमारा सल्फ्यूरस एसिड हो गया। सी क्या है? नीला लिटमस, मतलब नीला है, सी की जगह आ जाएगा देखिए नीला, और ये कन्वर्ट करता है डी में, डी मतलब लाल में, तो ये लाल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये 76 जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा है एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु, ठीक है, एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा है। आलेख का मतलब होता है दूरी समय ग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है।
ठीक है। तो कोई देखिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से कोई वस्तु, अगर कार है या मोटरसाइकिल है, वो अगर गति कर रही है तो इसका दूरी समय का ग्राफ कैसे बनता है वो मैं बना देता हूँ। देखिए इस तरह से एक एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम पे, वाई एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस मतलब दूरी पे, ठीक। इसमें कह रहा है एक समान चाल, चाल समान है, समान चाल का मतलब होता है जितना समय चला उतना ही डिस्टेंस, हर एक इक्वल फिक्स टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना। मतलब पहले 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर, सॉरी पहले 5 किलोमीटर में मान लो 5 किलोमीटर चलता है, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर चलेगा। इस तरह से मान लो, देखिए जैसे ये रहा 1 मिनट, हम एक मिनट लेके चलते हैं, यहाँ पे 1 मिनट हो गया, यहाँ पे 10 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगला 2 मिनट तो 10 दूना, यहाँ पे 20 मीटर, तो इस तरह से 30 मीटर। इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे ना। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है, पहले 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस सपोज किया चला, हमने मान लिया कि ये चला 10 मीटर, तो 1 मिनट में 10 मीटर चला, तो अगला फिर 1 से 2 मिनट के बीच में फिर 10 मीटर चलेगा ये, तो 10 मीटर इसका डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये 20 वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर अगले 1 मिनट में 2 से 3 में कितना चलेगा, फिर 10 मीटर चलेगा इसकी डिस्टेंस, तो ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसकी सीध में यहाँ और ये यहाँ पे, तो देखिए ये तीनों पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाती है। तो देखिए ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये करेक्ट ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला कह रहे हैं कि यह एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा होगी, नहीं ये एक्स अक्ष के समांतर तो रेखा नहीं है, ठीक है। अगला कह रहे हैं यह वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी, ये भी नहीं है। तीसरा कह रहे हैं यह एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष के समांतर है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए किसी के भी समानांतर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एक बुक है यूथ पब्लिकेशंस की, उस पर आप जाएंगे, ये क्वेश्चंस का आंसर जो दे रखा है पता नहीं क्यों डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, सॉरी डी नहीं ए ऑप्शन दे रखा है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। इस तरह से ही एक स्पीड की जो टाइम ग्राफ बनता है इसी तरह से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आ जाइए अगले क्वेश्चंस को अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण मतलब फ्रिक्शन बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दिखाता है। मैंने फ्रिक्शन चैप्टर पूरा पढ़ाया है, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि घर्षण बढ़ता कैसे। सबसे कम घर्षण जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा मजबूत होता है कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग हो गया इससे मजबूत, और इससे भी मजबूत होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो ये बढ़ता हुआ क्रम इसका होता है, ठीक है। पहले रोलिंग मतलब कि घूर्णन वाला, लोटनी घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण। देखिए आप वैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, इसने यही बोला घर्षण के बढ़ते क्रम में हमें बताना है, तो सबसे कम पहले आएगा और सबसे अधिक जो घर्षण लगता है वो बाद में आएगा। देखिए जो अगर कोई चीज़ को लुढ़का के ले जाते हैं तो उसमें कम घर्षण फील होता है, वो आसानी से चला जाता है। वहीं किसी चीज़ को घसीट करके अगर आप ले जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वही चीज़ अगर पूरा स्थैतिक बनी हुई है, उस पर स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप उसको मूव कराने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। तो सबसे अधिक घर्षण कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण। उसके बाद सबसे कम घर्षण कौन सा आएगा इसमें? लोटनिक, ठीक है ना। तो रोलिंग, सर्फिंग और स्थैतिक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये 78 वाला आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है दो समानांतर दर्पण एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना, और उनके मध्य दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए दो दर्पण है, एक इस यहाँ पे है, एक यहाँ, समानांतर रखे हुए। तो दर्पण है तो इसके पीछे यहाँ पे कलई की हुई होगी, यहाँ पे भी कलई की हुई होगी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि दो समानांतर पैरेलल वाले जो अपने ये मिरर अगर हैं तो उनके बीच अनंत बनती हैं क्या? इमेज, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन का तो आंसर अनंत हो जाएगा।
लेकिन यही अगर किसी एंगल थीटा पे होते हैं, मान लो एक इस तरह से होता, एक इस तरह से होता, मान लो 30 डिग्री पे होते, एक मिरर यहाँ पे लगा होता, ये क्वेश्चन से थोड़ा हट करके, तो अब मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू होता है 360 अपान थीटा और -1 कर दीजिएगा, -1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इसके लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, अगर मान लो 30 डिग्री में एंगल ले लेता हूँ तो 360, एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा थोड़ा रुक जाता है कभी कभी, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा आपका, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 30 -1 कर लीजिए, ये आपका सॉल्व होकर के 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो लेकिन पैरेलल के केस में, समानांतर के केस में कितना बनेगा, अनंत इमेज फॉर्म होती है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है। वृद्धि क्रम मतलब सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है, लेता है कौन, उसके बाद सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा लेता है। तो देखिए जो आपको देखे, आपने घर में देखा होगा, पहले सबसे पहले CFL और ट्यूबलाइट में देखेंगे ना, तो ट्यूबलाइट जो होती है कम ऊर्जा लेती है और वहीं CFL ज़्यादा ऊर्जा लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऊर्जा का क्रम होगा, सबसे पहले ताप दीप्त बल्ब वाला होगा, उसके बाद ट्यूबलाइट आता है, फिर CFL आता है और फिर LED आता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ाते टाइम आपका ध्यान क्वेश्चन की स्क्रीन पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों और को पढ़िए, ठीक है। ये कथन दे रखा है। अब इसका ऑप्शन कहीं और लग गया है, लग रहा है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। धातु जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। अच्छा, जब देखिए कोई चीज़ बुक में दी हुई होती है और वो फैक्चुअल होती है और वो प्रमाणित होती है, तो उसे तथ्य बोला जाता है या फैक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है या फिर क्या है, तथ्य है। एक तथ्य हो गया, तो धातुएं विद्युत का चालन करती है, एक ये तथ्य हो गया। इसमें क्या करना है, ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। क्या ये सत्य है क्या, ऋण आवेश धन आवेश को कभी प्रतिकर्षित कर सकता है? तो नहीं, ये प्रतिकर्षित नहीं करता है। ये एक इमेजिनेशन है, एक अवलोकन है, ऐसा देखा जा सकता है। तो जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पढ़ाई जा चुकी हैं, जो बुक में अवेलेबल है, उन्हें तो हम फैक्ट बोलेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे अवलोकन। क्या बोलेंगे, अवलोकन। तो इसका ऑप्शन जो है लगता है नीचे कहीं लग गया है, अभी मैं क्वेश्चन देख करके बता दूंगा। और इसमें जो आंसर आएंगे, ए को बोला गया है तथ्य और बी को बोला गया है अवलोकन, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्या पता नहीं यहीं नीचे लगा हो क्वेश्चन, नहीं ये शायद क्वेश्चन लगाना रह गया है, कोई नहीं। तथ्य और अवलोकन आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपना 82 वाला क्वेश्चन जो दो रखा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। जो एयर प्रेशर होता है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सत्य है, ठीक है। पहला कह रहा है हमारे चारों ओर वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। बिल्कुल, हमारे लगभग 4 से 5 ग्राम जो होता है हमेशा हमारे सर के ऊपर क्या होता है, दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यही बात इसने बोला है, हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। हाँ, एवरेज दाब बहुत ही कम लगभग रहता है, हम फील नहीं करते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत। ये बिल्कुल उल्टा दे रखा है, ये तो गलत हो गया। वायु जब गर्म होती है तो प्रसारित हो जाती है, ना कि संकुचित। इसने बोला है वायु गर्म करने पे संकुचित हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें क्या पूछा है, कौन से कथन सत्य है ना, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमने आप लोगों को चैप्टर में सी ब्रीज वगैरह पढ़ा रखा है, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जाती हैं, वहीं गर्म हवाएं हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो सी भी आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है। अगला देखिए क्या कर रहा है, जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है
उस स्थान का वायु दाब बढ़ जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे गर्म हवाएं ऊपर बढ़ेंगी तो वायु प्रेशर बढ़ जाता है, वहां पे दूसरी हवाएं आकर के उसकी जगह लेती हैं। तो ये 4 भी सही है। तो कौन कौन सा आपका सही है? 1, 3, 4, 2 वाला गलत है। तो आपको नीचे आंसर्स लगे हुए हैं, इसमें से बताइए जिसमें 1, 3, 4 हो। तो देखिए A, C और D ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड जो है गलत है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में ही देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दी गई तालिका 3 मानवीय रोगों का मिलान उनके रोग कारक सूक्ष्मजीवों और संचरण के तरीकों से करती है। तालिका में कुछ प्रवृत्तियां XYZ, ठीक है, प्रविष्टियां XYZ के रूप में चिन्हित की गई हैं। XYZ को क्रमशः नीचे लिखे किन पदों से प्रतिस्थापित करने से तालिका सही तरीके से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो तालिका देख लेते हैं, ये रोग दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें हमें X को पहचानना है, Y को पहचानना है और Z को पहचानना है। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, हमारा इसी से ही काम चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया बीमारी है, संचरण का तरीका कैसे है। तो बताइए टाइफाइड कैसे फैलता है। तो देखिए टाइफाइड जो होता है, टाइफ्यू नाम का एक वो होता है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरिया होता है, उससे ये क्या करता है, फैलता है। और ये दूषित भोजन और दूषित जल की वजह से फैलता है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जल या फिर दूषित भोजन, ठीक है ना, जो ऑप्शन में होगा वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसी को भी बोला जाता है वो मियादी बुखार, लैंग्वेज में बोला जाता है इसे मियादी बुखार टाइफाइड को, ठीक है। अब दूसरा बीमारी है, कह रहा है कि खसरा, ठीक है, मिसेल्स जिसको बोलते हैं, ये इसमें ये रोग कारक सूक्ष्म जीव, खसरा किसकी वजह से फैलता है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। तो जो खसरा होता है एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा हमारा, वायरस हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा फैलता है खसरा, एक दूसरे के संपर्क में आने पर या वायु के माध्यम से ये फैलता है। तो फैलने वाला तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये दे रखा है डेंगू। डेंगू कैसे फैलता है, ये भी एक जो मच्छर के होते हैं उनका एक वायरस के तरीके से ये भी फैलता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है, वायरस है, ठीक है ना, वायरस डिजीज है। और ये मच्छर के, ये एक वो मच्छर का, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, एनाफिलीज या इस तरह से कोई मच्छर होता है जिसकी वजह से ये डेंगू बुखार फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, तो वो डेंगू को कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, एक्स आपको जल या भोजन मिल जाए, वाई मिल जाए वायरस और जेड भी वायरस, ऐसा ऑप्शन देखिए। सी में देखिए दे रखा है आपको जल, वायरस और वायरस, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे भोजन कहीं नहीं दिया, अदरवाइज भोजन भी इसका ऑप्शन हो जाता है। दूषित भोजन की वजह से भी टाइफाइड फैलता है, वैसे ज्यादातर जो होता है जल के वजह से फैलता है, तो जल ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। एक सेकंड, 63 देखिए 63 दे रखा है, नीचे लिखे कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, मतलब सही विकल्प का चयन करना है हमें, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, पहला अभिकथन है, दूसरा कारण है, उसके बाद भी कारण दो कारण दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है, स्टेटमेंट या असर्शन इसका है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही कहा गया है, पारे का उपयोग होता है थर्मामीटर में। कारण क्या दे रखा है कि पारा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, बिल्कुल, तभी तो थर्मामीटर में लगाया जाता है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें मूवमेंट आ जाता है, हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा कारण देख लेते हैं, कह रहा है गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है। ये भी बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पारा जब गर्म होता है ना तो एकदम समान रूप से प्रसार होता है। दूसरी बात, इसको थर्मामीटर में यूज करने का एक और पर्पज होता है कि पारा जो होता है ना, जिस कांच के बर्तन में रखा जाता है ट्यूब में, उस पर चिपकता नहीं है, ठीक है ना। इसमें ससंजक बल और असंजक बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका रीजन होता है, इसका कम होता है, जिसकी वजह से वो चिपकता नहीं है, और चिपकता नहीं तो आसानी से मूव कर लेता है और हम आसानी से उसकी रीडिंग को देख पाते हैं और पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो एक कथन भी सही है, दोनों रीजन भी सही है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसके ऑप्शंस नीचे देख लेते हैं क्या दे रखा है। पहला क्या कह रहा है कि R1 व R2 दोनों सही हैं, बिल्कुल, और
और दोनों रीजन, और पहला रीजन और दूसरा रीजन दोनों सही है, और दोनों मिलकर एक की सही व्याख्या भी करते हैं, ये भी सही है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के उसमें डालना है कि जहाँ से ये मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ पे इसके आंसर्स को लेकर के था कि आयोग ने जो आंसर लिया था वो सी ऑप्शन लिया था, जो कि गलत था। अभी जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए 64th वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ठीक है, सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। बिल्कुल, जो प्रोटोजोआ संघ होता है वो एक कोशिकीय जीवों का ही संघ होता है। तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा कह रहा है सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं, नहीं, हम लोग मानव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो तीसरा कट जाएगा, तो जहाँ जहाँ 3 है वो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा इसमें भी, और केवल आपका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगले क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पानी के एक नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 96 डिग्री पाया जाता है, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा। ठीक है, पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष इसका अवलोकन की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहला कह रहा है नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित है। देखिए भाई इसमें टेम्परेचर डाउन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन हुआ है, 100 से घट के नीचे आया है, कितना आया है 96 आया है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखो, जब भी वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज मतलब कि अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, 100 प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, लिया गया नमूना समुद्री जल है, तो समुद्री जल का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नमकीन पानी को अगर आप बॉयल करोगे ना तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है ना, तीसरा क्या कह रहा है, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अगर जल को आप अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर घट जाता है, जिसके वजह से क्वथनांक जो होता है वाटर का वो डाउन होकर के नीचे आ जाता है। तो ये आपका थर्ड वाला बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कूट क्या दे रखे हैं, 1 और 2 दोनों, तो ये तो गलत हो गया। केवल 2 ये भी गलत हो गया, 1 2 3 ये भी गलत हो गया, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, तो आई होप आज का ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग 15 से 16 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही जल्द ये सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है 4-5 दिनों के अंदर। देन हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, और मैथ में हम लोग 20-20 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, जैसे ही वो हमारा 2023 तक का पेपर हो जाता है, फिर इनके जो 10-10 नंबर के पेडागोजिकल आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।